ट्रेडिंग पीएल सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कुछ याद करने की बजाय उससे कोशिश करोगे समझने का। जब आप बाई सेल्स लिखते हो एक्रूअल बेसिस पे, तो एक्रूअल बेसिस का मतलब उस पीरियड में बिका तो ले लिए, यानी क्रेडिट सेल भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट में उस सेल का भी प्रॉफिट इंक्लूड है जिसको हमने उधार क्या किया है, बेचा है। और बैलेंस शीट में हम दिखा रहे हैं डेटर, हमने जो क्रेडिट सेल किया था, हमने जो क्रेडिट सेल क्या है किया था, वो क्रेडिट सेल का पूरा पैसा मिला नहीं है। हमने जो किया था उसका पूरा पैसा मिला नहीं है, यही है। लेकिन यदि इसमें से कुछ डूब गया तो भाई प्रॉफिट निकालने के पहले माइनस करना था ना, और इसमें से भी उसको क्या करना था, हटा लेना था। हमने इनकम टैक्स वाले को क्या बोला, हमने इनकम टैक्स वाले को ये बोला कि भाई तुम तो मेरा पूरा सेल पे प्रॉफिट ले लिया, बट हमरा तो कुछ मिला नहीं, तो हम उस पे टैक्स क्यों दे, हमको ये माइनस करो। तो सम साइलेंट है तो हम तो माइनस कर लेंगे, सम साइलेंट है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। लेकिन कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिसर का दूसरा नाम है असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर। वो कभी कभी क्या बोलता है, जो ये तुम बैड डेब्ट माइनस किए हो ना, यानी माइनस करने का मतलब बैड डेब्ट अलाउड हो गया, माइनस करने का मतलब बैड डेब्ट क्या हुआ, अलाउड होने का मतलब हमने उस समय उस पे कोई टैक्स यानी नॉन टैक्सेबल हुआ। अलाउड होने का मतलब क्या रहा, नॉन टैक्सेबल हुआ। नॉन टैक्सेबल मतलब इनकम निकालते वक्त वो घट गया, उस पर हमने टैक्स क्या है नहीं दिया। लेकिन कभी कभी असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, हम ये अलाउ नहीं करेगा। कभी कभी क्या बोलता है, हम अलाउ नहीं करेगा। बोला क्यों नहीं करोगे, बोला तुम पैसा मांगा नहीं अपने चाचा वाचा से, अपने चाचा वाचा से पैसा, मतलब ये जो तुम बेचे हो वो किसको बेचे हो, अपने जान पहचान को। पैसा उससे मांग नहीं रहा है, और हमसे हमारा इनकम निकालते वक्त तुम उसको क्या बोल रहे हैं कि उसको क्या करो, दो यार, जब काट रहा हूँ तो नहीं उठाना चाहता हूँ। तो हम जब मांग, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मांग नहीं रहे हो और हमको बोलते हो कि मेरा डूब गया, हमको टोपी मत पहनाओ। तुम पैसा मांग, नहीं दिया पुलिस केस कर, यानी कुछ कंडीशन पे असेसिंग ऑफिसर वो बैड डेब्ट को क्या करता है, डिसअलाउ कर देता है। क्या करता है, बोलता है ये जो माइनस किए हो हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। क्लियर, चलो। तो यदि डिपार्टमेंट बोले कि ये खर्चा मैं क्या करूंगा, डिसअलाउ कर दूंगा, तो पहला सेगमेंट में जोड़ोगे ना, डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउेबल एज पर आईटीआई। कब जोड़ोगे, जब डिसअलाउ करेगा तब, और यदि अलाउ कर दिया तो कुछ नहीं करेंगे। तब कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, अलाउ कर दिया, का है अपने मन से डिसअलाउ ले ले। क्लियर। तो डिसअलाउ यदि करता तो मेरा माइनस नहीं करता, और माइनस नहीं करता तो मेरे को उस पर टैक्स क्या करना पड़ता, देना पड़ता। ये घटना उस समय का हुआ जब डूबा,
भविष्य में हम पैसा मांगेंगे ना, इस बात का, जो डूबा है, इनकम टैक्स अलाउ करे ना करे, हम तो जब कस्टमर को देखेगा तो क्या बोलेगा, भाई तू मेरा पैसा नहीं दिया, तो मेरा पैसा नहीं दिया। तो डूबना अलाउ होना अपनी जगह, लेकिन जब कस्टमर दिखेगा तो हम मांगेंगे। और मान ले कस्टमर कभी इरिटेट होके पैसा तुमको क्या किया, तो यदि वो दे दिया तो तू उसे क्या बोलता है, बैड डेब्ट रिकवरी। क्लियर। अब रिकवरी होने पे तू उसे पीएल के क्रेडिट में क्या करेगा, बैठा देता है ना अकाउंट्स में। अब तुझे सोचना है टैक्स में इसका क्या करना है, ध्यान दे। अब क्या सोचना है, क्या करना है जब रिकवरी हुआ तो जब रिकवरी हुआ तो टैक्स में इसका क्या करना है, डिपेंड करता है जब डूबा था तब क्या हुआ था। जब डूबा था, जब डूबा था तब वो अलाउ कर दिया था, अभी वापस मिला तो सरकार क्या बोलेगी, भाई जब डूबा था तो हम तेरे को माइनस करने दिया था ना, अब तो तू उसको क्या कर, मेरे अपने इनकम में क्या कर, जोड़। क्लियर। और दूसरा, जब हमारा डूबा था तब हमने क्या किया था, डिसअलाउ किया था, और वापस मिला तो सरकार बोली इस पे दे, तो बोला पिछली बार क्या किए थे, पिछली बार तो आप मेरे से उस पे क्या किए थे, और वही वापस हमको मिल रहा है, तो अब हम क्यों दे। क्लियर है। समझ में आया। बैड डेब्ट रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, डिपेंड करता है पीछे क्या हुआ था। अब अगला टुकड़ा, यदि हम पीएल में क्रेडिट किए हैं तो हम तो जोड़ दिए हैं ना, हम उसको क्या किए, और पहले वो डिसअलाउ हुआ था, तो अभी तो मेरे को देना नहीं है ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो कौन से हिस्से में वो जाता, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, बट चार्जेबल नहीं होना था क्योंकि पहले वो क्या हुआ था, डिसअलाउ। और यदि वो पहले अलाउ हुआ था तो अभी तो टैक्सेबल होना था, और वो पीएल में ऑलरेडी क्या है, क्रेडिट है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। यदि पहले क्या हुआ था, अलाउ हुआ था, पहले अलाउ हुआ था मतलब उस समय हमने टैक्स नहीं दिया था, अभी क्या हुआ, वो रिकवर हुआ, रिकवर हुआ तो लेना है, और वो पीएल में क्रेडिट किया है तो ठीक ही है ना, छोड़ दो फिर। लेकिन चौथा एक और सिनारियो है, रिकवरी हुआ और हम उसको यहां पे लिखा ही नहीं, रिकवरी हुआ, हम उसको पीएल में क्रेडिट नहीं किया, अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं किया, अब ट्रीटमेंट बदल जाएगा। पहले अलाउड हुआ था, पहले क्या हुआ था, तो उसमें माइनस हुआ था, अभी उसको क्या करना था, जोड़ना था, क्या जोड़े हो, तो फिर तब मामला कहां शिफ्ट हो जाएगा, चौथे में। क्या बोल के शिफ्ट होगा, नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, क्योंकि तुम्हारा पहले अलाउड हुआ था, अभी जोड़ना था। क्लियर है। और यदि पहले डिसअलाउड हुआ था और यहां भी हमने दिखाया नहीं है, तब उसका क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। पीएल में दिखा रहे हो तो नेट प्रॉफिट में नहीं जुड़ा है, पहले क्या हुआ था, डिसअलाउड, पहले तो टैक्सेबल हो चुका था, रिकवरी पे देना था, नहीं देना था, तो छोड़ दो फिर, काहे को उसका कुछ करना।
समझ गए? इसलिए तुम यदि उसे सोचोगे कि हम याद करें, पॉसिबल तो नहीं है बाबू। अपने सवाल में क्या बोला, यहां दिख रहा है, और क्या बोला है, पिछले वाले में से 5,700 डिस अलाउड हुआ था, बाकी अलाउड हुआ। तो जितना डिस अलाउड हुआ था वो तो नहीं रहना चाहिए ना। क्लियर है? तो हैंडिटन में रिकवरी पे ज्ञान कुछ वैसा ही है। ज्ञान बेसिकली बोलोगे तो बैड डेब्ट रिकवरी का ज्ञान नहीं, बैड डेब्ट रिकवरी का ज्ञान में ध्यान रख लेना, पहले अलाउड था या व्हाट नहीं था, ये उस पर डिपेंड करता है। ये रहा स्पेशल केस। क्या बोला बाबू? बैड डेब्ट अलाउड उस समय क्या हुआ था, डिसअलाउड उस समय क्या हुआ था, सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड होने से पहले अलाउड था तो अभी टैक्सेबल, पहले डिसअलाउड था तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, डूबा था 10, डूबा था, इनकम टैक्स वाला बोला हम 6,000 से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। 6,000 अलाउ किया, 4,000 क्या किया, डिसअलाउ कर दिया। 4,000 क्या किया, फ्यूचर में मेरे को 3,000 मिला। फ्यूचर में कितना मिला, डिपार्टमेंट बोला दो इसका, तो बोला वो जो 4 डिसअलाउ किए थे ना उसी में से मिला। क्या बोला, वो जो 4 आप मेरे को डिसअलाउ किए थे तो हम नहीं देगा इसमें। बोला ठीक है, डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं बोला। अब 5 मिल गया, अब बोला 4 तो ठीक है, वो 1,000 तो अलाउड वाला में से मिला ना, 1,000 वाला दे। तो रिकवर्ड 5, डिसअलाउड 4, तो 1,000 क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो सवाल अभी वही था, बैड डेट रिकवर्ड 10 है, नीचे बोला पिछले में कभी 5,700 क्या किए थे, तो अभी हम उस पे टैक्स देने वाला नहीं है। हर एक चीज एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर है? पीजीबीपी इनकम कितना रहा, 58,300। समझ में आया? तो आप इसमें क्या सीखे अभी, बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिकवरी। तुमको कभी लगेगा कि सर डिसअलाउड को तो लेस करते हैं, आपने कुछ क्यों नहीं किया, आपने कुछ क्यों नहीं किया, उसका कारण हमने पीएल में क्रेडिट ही नहीं किया था, इसलिए कुछ नहीं किया। पीएल में क्या था, ठीक है। तुमको कभी लगेगा सर अलाउड को तो ऐड करते हैं, अलाउड को तो क्या करते हैं, जब रिकवर्ड होता है तो क्या करते हैं, ऐड। तो हमने उसका कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, एडेड है। यदि यहाँ दिख रहा है तो वो क्या है, एडेड है ना। लेकिन तुम बोला सर बैड डेट रिकवरी का अलाउड का तो आप कुछ नहीं किए थे, अभी फिर आप इसको ऐड करके क्या दिखा रहे हो। तो लॉजिक क्या होगा, भाई हम यहाँ दिखाया नहीं है, हम यहाँ दिखाया नहीं, इसीलिए ये आइटम कभी कभार परेशान करता है। और ये एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन हैं जो बाद में है, और वो छोटा छोटा ऐसे ही क्या करता है, दे देता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इस पे एडवांस बनाते हैं। सब नंबर आपका 9। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब इस चैप्टर में आपको बस यही कुछ लॉजिक ध्यान रखना है, प्रोविजन है अपनी जगह पे, बट उतना सरदर्द तुमको नहीं लेना। तो हर एक चीज एक दूसरे से नंदिता जी कनेक्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर एक्स ने एक डिटेल दिया
ऊपर में ट्रेडिंग वाला पार्ट है, नीचे में पीएल का पार्ट है, और एक के बाद एक इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान रहे जिंदगी में नीचे कुछ बोले या ना बोले, ओपनिंग का कुछ मत करना। मतलब नीचे कुछ बोला तब तो सोचेंगे ही, बट नीचे कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग का कुछ मत करना, परचेज का कुछ नहीं करना, जीपी तो नीचे आया है उसका भी कुछ नहीं करना, सेल्स का भी कुछ नहीं करना, क्लोजिंग का भी कुछ नहीं करना। हमने कहा कुछ नहीं करना है। लेकिन नीचे यदि उसका जिक्र है, जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पॉइंट नंबर ई, परचेज के लिए पॉइंट नंबर डी, सेल्स के लिए पॉइंट नंबर जी, तो मैं अभी समझा नहीं रहा हूं। ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कौन सा पॉइंट नंबर ई, ठीक है। और परचेज के लिए पॉइंट नंबर कौन सा, सी ना डी, कौन सा, डी। सेल्स के लिए जी, तो बाद में समझाएंगे। एग्जाम में कम से कम वहां पे पॉइंट क्या करना, लिख लेना कि आगे कुछ करते हुए किसको ध्यान रखना है। सैलरी कुछ नहीं बोला तो कुछ मत करना, नीचे बोला है कौन सा पॉइंट में, पॉइंट नंबर एफ में बोला है, तो पॉइंट नंबर एफ बगल में मेंशन कर लिया। कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करते, अलाउड होता है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ बोला नहीं, अलाउड होता है। चैरिटी एंड डोनेशन बोला नहीं बोला, तो नहीं बोला ना, तो ये डिसअलाउ होता है। क्या होता है, डिसअलाउ होता है। क्यों, इनकम टैक्स वाला बोला धंधा करो, दान पुण्य बाद में करना। दान पुण्य का अलग से कहानी है, धंधे में दान पुण्य दे दिया तब तो हो गया, तो बोला पहले तो हम इसको जोड़ेंगे डिसअलाउ पर। ठीक है, हाँ साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन होता तो कुछ बोला नहीं तो अपने मन से लेना नहीं है। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कुछ नहीं बोला तो अलाउड है। क्या होता है ये, एम्प्लॉय के पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर देता है ना, तो बिजनेस का ही खर्चा है ना। नीचे कुछ बोला नहीं बोला, अलाउड है। सेल्स टैक्स, आजकल इस नाम से टैक्स नहीं मिलता है, पुराने जमाने के टैक्स है, बट अभी भी सवाल सेल्स टैक्स, जीएसटी का ही दूसरा नाम पहले की तरह था। ठीक है, वैट। अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, इनकम टैक्स रिलेटेड, वेल्थ टैक्स रिलेटेड और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कौन सा तीन ठो टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट, ये दो तीन ठो टैक्स किसी भी परिस्थिति में अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं अलाउड है। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ भी अलाउड नहीं है, एक छोड़ के। इस टैक्स को देने के लिए किसी से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं। हाँ, इस तरह का यदि कोई केस चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स वाला तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, तो तुम अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी प्रोफेशनल लॉयर को हायर तो करेगा ना। तो वो जो प्रोफेशनल लॉयर को फीस देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अलाउड होगा। अदरवाइज कोई भी इनकम टैक्स नाम पड़ा तो समझ जाना कि वो अलाउड होने वाला नहीं है। Anything related to income tax will not be allowed as deduction. Income tax penalty, interest on loan for payment of income tax. However, legal charges, consultancy fees for income tax cases is what? Allowed as. और बाकी सारा टैक्स क्या है, अलाउड होगा। बाकी सारा टैक्स अलाउड होगा। तो सेल्स टैक्स के बारे में नीचे कुछ बोला, मेरे ख्याल से बोला है, पॉइंट नंबर
ए। तो पॉइंट नंबर ये लिखते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, अलाउड है। इनकम टैक्स अलाउड नहीं, इनकम टैक्स पेनल्टी अलाउड नहीं, क्लियर है। अदर बिजनेस एक्सपेंसेस नीचे कुछ बोला है, पॉइंट नंबर एच बोला है, अभी लिख के निकलते हैं, बाद में बात करेंगे। आई, ये तो सेपरेटली ट्रीटेड में आता ही है। कौन सा पॉइंट बोला है, बी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, कैपिटल तो अपना ही होता है, तो अपना कैपिटल का कुछ भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, बट अदर्स हमारा क्या है, अलाउड होगा। दूसरों से लिए थे, उसको इंटरेस्ट दिए, वो क्या है, अलाउड होगा, क्लियर है। किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउड नहीं है, लेकिन नीचे कुछ बोला है प्रोविजन के बारे में ना, तो प्रोविजन को जोड़ देना, क्योंकि एक्चुअल ग्रेचुइटी का प्रोविजन क्या है, अलाउड होता है। चलो, किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउड नहीं है, एक प्रोविजन को छोड़ के, और वो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर व्हाट, ग्रेचुइटी। प्रोविजन फॉर, वो भी कब, यदि एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है और उस दिन उसको पैसा क्या करना है, देना है, तो वो वाला पार्ट क्या होगा, अलाउ होगा। लिखे तो थे कहीं पे, हाँ, खाली प्रोविजन बोल के छोड़ देना तो डिसअलाउ। हाँ, कोई एम्प्लॉय यदि रिटायर्ड हो रहा है, तो सुने ही वो सैलरी चैप्टर में पढ़े हो कि तुम्हारे कंसर्न्स पर ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई करता है, तो उसको ग्रेचुइटी क्या करना होगा, देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बोला गया कि यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है और उसका ग्रेचुइटी आपका प्रोविजन है, तो वो क्या होगा, अलाउड होगा। कुछ नहीं बोला तो अलाउड नहीं होगा। एक बहुत बड़ा पेमेंट है व्हाट, वीआरएस, पूरा नाम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेपरेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेपरेशन या वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। एम्प्लॉय रिटायर्ड कब होता है, 60 जिस दिन मान ले 60 अचीव किया, किसी किसी जगह पे 58, किसी जगह पे 65 भी होता है, तो उस दिन एम्प्लॉय क्या किया, रिटायर्ड हुआ। उसके पहले यदि निकालने गए, तो बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, किसी भी एम्प्लॉय को परमानेंट रखे और निकालने गए ना, तो वो एम्प्लॉय तुम्हारा 12 बजा देगा कि जब हमको परमानेंट रखे थे तो निकाल कैसे रहे हो, और निकालते वक्त तुमको उसको बहुत सारा कंपनसेशन क्या है। अब कभी कभी कंपनी को लगता है ये बूढ़ा लोग को निकालना जरूरी है, वर्क कल्चर क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ये नियम है कि बुजुर्गों को देख के लगता है कि इनको देख के जो यंग लोग, वो लोग भी सही से काम, तो हाँ तो बुजुर्गों को कंपनी कभी कभी क्या चाहती है, भाई इनको हटाए बिना ऑफिस का एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन निकालने वक्त फिर प्रॉब्लम है। तो बीच बीच में सरकार कंपनी स्कीम लाती है क्या, कि भाई आप लोग खुद छोड़ के काहे नहीं चले जाते हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। हम तो भगा सकते नहीं है, और आप यदि ये बोल के जाओ कि हम जाएंगे, तो हम कौन सा रुकने वाले हैं। तो उनको स्कीम लाते वक्त कंपनी उनको लालच देती है कि जितना दिन बैठ के यहाँ नौकरी में कमाओगे, वो सब सैलरी वैलरी दे देंगे, प्लीज आप लोग क्या करो, निकल लो, ठीक है तो या फिर उसका 12 आना सैलरी दे देंगे। मान लो तुम्हारा 10 साल बचा है, तो 10 साल में जितना सैलरी तुमको मिलेगा, उसका आधा दे देते हैं, 12 आना दे देते हैं, बिना काम किए तुमको इसका पैसा क्या है, मिल जा रहा है। तो
एम्प्लॉय को ये बीच बीच में स्कीम ला के दिया जाता है। हाँ, कुछ एम्प्लॉय बदमाश है, बोला हम जाएंगे ही नहीं, हम रहेंगे ही। तो कंपनी भी अब निकाल तो सकती नहीं है, कंपनी उसके बाद उसको परेशान कर देती है। कैसे? उसको बोलती है देख, तेरा काम है इस टेबल पे बैठेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं एकदम। सबसे बड़ा पनिशमेंट किसी को देना है, यहाँ बैठा दिया और 10 से 5 तक हाँ वॉशरूम जाना जाएगा, टिफिन टाइम में जाएगा, उसके बाद तू ना तो हिलेगा डुलेगा, यहीं बैठा रहेगा। सवाल ही नहीं उठता है, तेरा खाली तू बात डिस्टर्ब कैसे करेगा भाई? तुमको लगा अच्छा तो है, 2 दिन बाद वो एम्प्लॉय पागल हो जाएगा। 2 दिन बाद एम्प्लॉय क्या होगा? पागल होना ही होना है। तो बेचारा कंपनी पनिशमेंट कभी कभी ऐसे भी देती है, या फिर वैसे भी इधर जा उधर जा परेशान भी कर सकती है। तो वीआरएस एम्प्लॉय भी सोचता है निकल लो, नहीं तो फालतू का बाद में हमको क्या है, परेशान कर दिया जाएगा उल्टा सीधा हरकत करके। तो वीआरएस का पेमेंट एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा खासा अमाउंट को एक बार में पीएल से डेबिट करना इनकम टैक्स वाले को थोड़ा नागवार गुजरता है। बोलता है कि ना भाई एक बार में अलाउ नहीं करेंगे। 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, इन 5 साल में ले लो। तो पहले ट्रीटेड सेपरेटली, पहले क्या करना है, और बाद में 1/5 क्या करना है, माइनस कर देना है। क्योंकि उसके आने वाले 10 साल का सैलरी तो पूरा ही माइनस कर दिए ना। इनकम टैक्स वाला बोलता थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो नीचे ना भी बोले तो ये ध्यान रखोगे। बुझलेन? क्रेडिट साइड में सब हो गया, तो ABCDEFGH लिख ही दिया। अब बनाते बनाते थोड़ा सा तुम्हारा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सी का जिक्र तुम लोग किया नहीं, आदर्श में वही आएगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन अदर्स। बैंक से जो यदि लिए हो तो वो भी कहाँ जाने वाला, उसका इंटरेस्ट अदर्स में ही रहेगा ना। चलिए फॉर्मेट लीजिए, बाकी तो बताते बताते प्रोविजंस एक्सप्लेन करेंगे, बट सवाल सोचते कुछ ऐसे ही है। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया? जब फोन फोन काउंटर पे जमा कर देना है, तब लैपटॉप तुमको काम ही है चुपचाप बैठे रहना है। चल चल लिख जल्दी, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। आज मन नहीं कर रहा है, हमको तो मन कर रहा पढ़ाने को। हमको तो दिए ही थे। और अब बृहस्पतिवार का फाइनल छुट्टी जाएगा। अब अच्छा, हाँ सरस्वती पूजा भी आ रहा है। ऐड, चलिए, expenses debited to PL account but not allowable as per IT Act or allowable under other head, disallowable expenses.
छोटा में लिख लिया, एट डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस। चल भाई, अब देख टीचर टू टीचर वेरी करता, भगवान जाने उनका माइंड क्या चलेगा। तो ठीक है, चलो ठीक है। पहला आइटम कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर ई, इधर ओपनिंग क्लोजिंग। पॉइंट नंबर ई में अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन बोला, तो अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन को ध्यान रख, हम लोग सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे इन चारों के बाद, इसलिए उसको अभी छोड़ के रखा। या चाहो तो पहले भी कर सकते थे, कोई रूल नहीं है कि वो बाद में ही होगा। चलिए, पॉइंट नंबर डी, परचेज को लेके कुछ बोला, तो पढ़ा था तुम लोग कि पॉइंट नंबर डी बोला कि परचेज में 1 लाख रुपए का जो परचेज है उसका पेमेंट किस में हुआ है? कैश में। और वो किस चीज का था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का पेमेंट किया था किसी किसान को। पढ़ा क्या था? 48(3). 48(3) क्या बोलता है कि कोई भी कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा रहा तो अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर वाला पेमेंट है तो कितना? 35,000। ठीक है, लेकिन फिर एक एक्सेप्शन बोल के वर्ड है 6DD। इन परिस्थितियों में 10 से ज्यादा कैश पेमेंट होगा तो भी अलाउड क्या है? होगा। और ये वर्ड क्या बोला? किसी बैंक में जाके 50 लाख कैश डिपॉजिट किए या इंटरेस्ट उसका दिए, बोला वो अलाउड होगा। प्रोविजन का मकसद था लोग ब्लैक मनी कैश को बनाते हैं, यहाँ तो बैंक खुद ही कैश ले रही है, तो यहाँ वो घपला होने वाला नहीं है। तो बैंक LIC, IFCI, IDBI, SFC को देते हो तो गवर्नमेंट को दोगे तो, या किसी कल्टीवेटर, ग्रोअर, यदि उनका एग्रीकल्चरल का सामान खरीदने के लिए या जंगलों का सामान खरीदने के लिए या जानवरों को खरीदने के लिए देते हो, या डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए देते हो, या मछली, फिश प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, इनके लिए देते हो, तो बोला इनके केस में 10,000 वाला रूल अप्लाई। बोला वो छोटे मोटे किसान है भाई, उनको अब चेक दोगे, पता नहीं तुम्हारा चेक बाउंस हो जाए, बेचारा गरीब क्या करेगा। इसलिए उनको कैश में भी पेमेंट करोगे तो क्या है? चलेगा। वैसे ही है, यदि कोई कॉटेज, गांव की जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं जो बिना बिजली के कुछ बनाती हैं, उन लोगों से खरीदा, या किसी ऐसे गांव से खरीदा जहां बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, या उस दिन पेमेंट किया जिस दिन बैंक बंद था और इमरजेंसी में पेमेंट करना क्या था? जरूरी था, या किसी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के समय 50,000 से ज्यादा उसका रिटायरमेंट बेनिफिट है नहीं, अब तुम्हारा 30-40 हजार के चेक के लिए अकाउंट खुलवाए, या किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर से डॉलर खरीदने के लिए तुम उसको क्या करते हो? कैश देते हो। तो बोला इन सब के केस में 10,000 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहले तो बहुत छोटा हिस्सा देखा था, और जब हम लोग लिखते वक्त लिखते भी थे तो नोट्स में बातें भी वही है कि जब डिटेल देखोगे तो वर्ड वहां पे यही है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ क्या है? समझ गए? तो ये अब थोड़ा थोड़ा करके मैं बचे हुए हिस्से को कंप्लीट कर रहा हूँ कि 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट डिसअलाउड है, ट्रांसपोर्टर 35, और कुछ केसेस में किंतु ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अभी जो हम लोग पढ़े पॉइंट नंबर डी, वो कल्टीवेटर को दिए हो,
अप्लाई नहीं होगा, तो वो जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एक्सेप्शंस के दायरे में क्या है, इसलिए कुछ नहीं किया। ओके, चलिए। परचेज के बाद ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आ जाओ सैलरी। ऐसे तो अलाउड होता है, बट पॉइंट नंबर एफ मेरे को बोला कि कैश में पेमेंट किया, सैलरी में जो पेमेंट है उसमें 50,000 रुपया किसी रिलेटिव को कैश में दिया। फेयर अमाउंट है सैलरी का 40। अब यहाँ पे सम में कुछ एजम्पशन लेते हैं कि वो 50 का जो कैश पेमेंट है एक बार में नहीं होके साल भर में थोड़ा थोड़ा होगा भाई। तो रोज का 10,000 लिमिट था ना, रोज का 10,000 था, महीने का 5,000 रुपया सैलरी रहा तो साल का 60,000 होता भाई। तो मान के चलेंगे कि 50,000 एक बार में नहीं दिया है, यानी 48,3 इस पे नहीं सोचना है। 48,3 हम इस पे नहीं सोचेंगे, लेकिन इस पे हम सोचने वाले हैं 48,2। 48,2 40 का नाम आते ही डिसअलाउ। 48,2 क्या कहता है? यदि किसी को एनी पेमेंट मेड बाय एसएससी, एसएससी यानी वो पर्सन जिसका कैलकुलेशन कर रहे हो, टू ए whom related person shall be disallowed to the extent it is excess or unreasonable as per the AO assessing officer। अब एक बिजनेस है एबीसी एंड कंपनी, दो लोगों को नौकरी पे रखा, एक्स को और वाई को, दोनों को सेम काम दिया, दोनों को सेम काम दिया बट दोनों को सैलरी अलग देता है, और उसमें एक्स मान लो उसका रिलेटिव है, उसने भांजे को भी रखा और किसी और को भी रखा, और अपने रिलेटिव को साल का 1,80,000 देता है जबकि दूसरे को 1,20,000 देता है। इसका मतलब ये कि रिलेटिव को जरूरत से ज्यादा दे रहा है, तो जितना एक्सेस दे रहा वो क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा कितना जाएगा बाबू, 10,000 रुपया। पेमेंट ऑफ सैलरी टू रिलेटिव in excess of requirement under section 40A 2 50 minus 40, 10,000। समझे? तो धीरे धीरे अब ये चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। तुम्हारे लेवल पे जो आता है, होता तो बहुत कुछ है इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हिस्सा यानी पॉइंट नंबर जो तूने अभी देखा वो एफ में, ये जो ड्यूरिंग द ईयर है, इन कैश 48,3 किंतु नहीं लगाया। 48,3 लगाते तब तो पूरा 50 जोड़ देना होता। 48,3 यदि लगाते तो कितना जुड़ जाता, 10 से ऊपर जितना पेमेंट यानी पूरा ही जुड़ जाता है। बट 48,3 एप्लीकेबल नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए 40 क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बोला था, अलाउड है। चैरिटी एंड डोनेशन फुल्ली डिसअलाउड। तो अगला वाला हिस्सा चैरिटी एंड डोनेशन। ओके, नेक्स्ट सेल्स टैक्स। क्या था? सेल्स टैक्स।
अब इसके बारे में ऐसे तो अलाउड होता है, बट अब इस पे भी एक चीज सीखने वाले हम लोग। पॉइंट नंबर ये कहता है कि सेल्स टैक्स में 10,000 रुपया इंक्लूड है, जो अभी भी द पेमेंट हैज येट बीन मेड का मतलब है नॉट पेड। येट बीन मेड का मतलब क्या हुआ? नॉट पेड। नॉट येट बीन बोल दे या येट बीन बोल दे, अभी भी पेमेंट करना बाकी है। और उसमें 2,000 रुपया ऐसा है जो डिस्प्यूटेड है, मतलब डिपार्टमेंट बोला आपको 2,000 देना पड़ेगा, मैं बोला नहीं मेरा तो बनता नहीं है, मैं क्यों दूं? तो इसलिए उसको क्या बोला गया? डिस्प्यूटेड। अब यह ध्यान रख, ये डिस्प्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग मान लेंगे कि पेमेंट नहीं किए हैं। अब डिस्प्यूटेड है तो क्या जगह पेमेंट? क्लियर? डिस्प्यूट बहुत सारा है, उसके हिसाब से बनता था, मेरे हिसाब से बनता तो उसका झगड़ा चलता है, इसलिए तो बहुत समय डिपार्टमेंट के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी केस क्या है, चल रहा है। वो मांग रहा है, हम बोलते हैं कि मेरा बनता नहीं है। फुल स्टॉप के बाद दूसरा चीज है, तो फुल स्टॉप के बाद वाला कहानी मैं बाद में समझूंगा, पहले फुल स्टॉप के पहले वाला। तो ऊपर में मेरा सेल्स टैक्स का पूरा अमाउंट था 20,000, जिसमें से 10,000 अभी पेमेंट नहीं किए हैं, और ये 2,000 भी उसी में इंक्लूड है, और ये भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो 12 का पेमेंट नहीं हुआ है। 43B एक सेक्शन और है। 43B के लिए अकाउंट्स का दो टर्म्स तुमको मालूम होगा, कैश बेसिस एंड व्हाट। कैश बेसिस कहता है कि आप अपने इनकम को किस हिसाब से निकालते हो, जब पैसा मिलता है या पे करते हो, यानी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा सोचते नहीं हो। एक्रूअल कहता है कि जो शेयर से रिलेटेड है वही करते हैं हम लोग। तो ट्रेडिंग पीएल बाय डिफॉल्ट किस पे बनता है? एक्रूअल पे बनता है। तभी तो हमने पहले बना सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी है, तो ये तो एक्रूअल पर बनता है नॉर्मली। तो एक्रूअल में आपका जो सेल टैक्स इस ईयर से रिलेटेड है वो सारा डेबिट है, भले ही आप पेमेंट किए हो या नहीं किए हो, सारा डेबिट है। लेकिन 43B क्या कहता है? कुछ डिडक्शन पेमेंट करोगे तो ही मिलेगा। पेमेंट करोगे एक्रूअल बेसिस पे, हम आपको उसका डिडक्शन क्या है, और इसीलिए वो एक स्पेशल प्रोविजन है। वो बोला, हम दूसरी जगह क्या बोला है भूल जाओ, वो बोला हम बहुत जगह बोला ये अलग होगा ये अलग होगा, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं पेमेंट होगा तो ही अलग होगा। तो notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, इस एक्ट में जहां जो बोला भूल जाइए। Certain expenditure and payment will be allowed only if the payment has been what? Made during the previous year। और खाली प्रीवियस ईयर ही नहीं, paid on or before the due date of furnishing the what? Return of income 139(1)। तो ये 139(1) याद रहे, पढ़े थे कहाँ पे? कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन में, सीजीडीएस। सीजीडीएस में पैसा जमा कब तक कर देना होगा? रिटर्न जमा करने के पहले तक। यहाँ भी वही बोला है कि ठीक है 31 मार्च 24 तक नहीं भी किए तो चलेगा, बट रिटर्न जमा करने के पहले तक उसका पेमेंट क्या है, हो जाना चाहिए, तभी हम अलाउ क्या है। तो बोला वो कौन कौन है, तो यही लिखा हूँ कि कैश बेसिस पे यदि इनकम निकाले हो तो 43B का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस में तो आप उसी को खर्चा दिखाओगे जो पे किए हो, उसी को खर्चा दिखाओ जिसको क्या किए हो,
लेकिन एक्रूअल बेसिस में तो आप सब ले लिए हो, इसीलिए 43B क्या होगा, रेलेवेंट हो जाएगा। रिटर्न जमा करने का प्रीवियस ईयर यदि बात करोगे तो तुम्हारा 23-24 प्रीवियस ईयर है, 1/4/23 से 31/3/24। तो 31/7/24 एक तो है, 31/10/24 है और 30/11/24 है, इसीलिए बहुत समय तुमको मिलेगा ये सब डेट। 139(1) का ड्यू डेट क्या है, क्लियर है। अब रहा कौन से ऐसे पेमेंट है, तो ये नाम है 1 से लेके 8 तक, इन सारे पेमेंट का होने पे ही डिडक्शन क्या है, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ व्हाट, टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस। तो सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स सब आ गया इसमें। एनी सम पेबल बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू whom, प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड। बोला यदि इन फंड में पैसा जमा कर रहे हो तो पेमेंट करोगे तो मिलेगा। एनी सम पेबल टू एम्प्लॉय एज ए व्हाट, बोनस, कमीशन, क्योंकि तुम बोलोगे बोनस देना है, बोला देना है बोलने से माइनस नहीं करेंगे, दिए हो तो ही माइनस हो। एनी सम पेबल एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन or borrowing from any public financial institutions, state financial corporation, स्टेट इंडस्ट्रियल, SICI, ADBI, ये सब। और इसी में एनी सम पेबल बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक और व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक का इंटरेस्ट भी इसी में आएगा। एंड लास्टली एनी सम पेबल by the SSC as an employer in lieu of leave to the what, credit of employee leave salary, and any sum payable to Indian Railway for the use of what, railway assets, and interest payable on loan converted into what, debenture and other instrument liable to pay to a future date shall not be treated as a what, बॉन्ड को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया, बोला पैसा तो दे दिया, बोला पैसा कहाँ, खाली डिवेंचर दिए। ये सब कुछ नाम है। क्या पेमेंट किए थे 12,000, 12,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 43B, इसीलिए अगला नाम तुम लोग को क्या लगता है, मौसम? अच्छा ये लोग का क्लास भी है क्या भैया, उधर पढ़ने का लोग। थर्ड सेमेस्टर में है, इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड, बुझलेन। चलिए इसी में मोबाइल रखो, कौन सा आदत, इसी में अगला सेंटेंस, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, सेल्स टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर हैज बीन, अर्लियर मतलब बिफोर 23-24, और ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट है किसका, 23-24। तो एक्रूअल बेसिस में ये जो बन रहा है ये तो 23-24 का बन रहा है ना, तो एक्रूअल बेसिस में इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका दिखाए हो, 23-24 का। क्या इसमें 22-23 का खर्चा दिखाए हो, नहीं दिखाए हो। तो ये जब नहीं दिखाए हो तो बोला कि
अर्लियर ईयर का 5,000 जो है इस साल पे किए हैं, और वो पीएल में इंक्लूड और होगा भी नहीं। क्यों होगा? तो थोड़ी देर पहले वाले कहानी पे तू सरकार को क्या कंप्लेन करना चालू कर दिया? सर आप बोले कि पेमेंट नहीं हुआ तो अलाउ नहीं होगा, हम अगले साल पेमेंट किया तो बोला अगले साल अलाउड होगा। However, such payment of the outstanding is made after the what? Due date. Deduction can be claimed in the year of what? समझे? तो पहले तो अलाउड नहीं हुआ था ना, तो ये कौन सा केस में जाएगा? ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, दूसरे वाले में जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 का जो बाद वाला पार्ट था वो किस में जाएगा? दूसरे वाले हिस्से में जाएगा। अभी उसके बारे में सोचना नहीं है, बुझलें? तो ये जो हिस्सा था ये सेकेंड पार्ट में जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए ऊपर से वापस आओ। सेल टैक्स के बाद कुछ नहीं बोला है, पेमेंट भी हो चुका होगा, अलाउड भी होता है। फिर और इनकम टैक्स पेनल्टी, दोनों का दोनों क्या है? अलाउड नहीं है, तो दोनों जोड़ दोगे। बुझाया? इनकम टैक्स पेनल्टी। इसके बाद अगला नाम अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर H पढ़िए। उस साल का है नहीं हुआ था, उस साल भूल गए थे, पेमेंट हो चुका था, बट अलाउड कब हुआ? मतलब इस बार माइनस किया। तो अब आ जाओ, ये जो डिडक्शन हमने कहा था कि इनकम टैक्स वाला बोला भाई क्या क्या माइनस होगा, वो बोलना चालू किया कब से? 30 सेक्शन से। 32 तो डेप्रिसिएशन पड़ा था, बट 32 के पहले उसका रियल में एडी ये सब तो था ही, बट रियल में ये चालू होता है सेक्शन 30 से। कहाँ से? 30 में रेंट रिपेयर है, 31 में मतलब एक में रेंट है, 31 में रिपेयर है, 32 में डेप्रिसिएशन है, 33, 34, 35, 36, एक एक डिडक्शंस के बारे में बोलना क्या किया? चालू किया। अब जब एक एक करके बोलना चालू किया, 36 1 बैड डेट, फैमिली प्लानिंग 36, लास्ट में बोलते बोलते थक गया, बोला भाई अब हमरे बस का बात। तो सेक्शन 30 से बोलना चालू किया था, ये मिलेगा, 31 मई से मिलेगा, 32 ये मिलेगा, 33। फिर उसको याद आया भाई बिजनेस में इतनी बड़ी दुनिया है, सबका नाम लेना संभव, तब लास्ट में वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 37 1। 37 में क्या बोला? देख भाई अब हमसे आगे बोला नहीं जा रहा है, अब एक तो फाइनल सेक्शन ले। बोला का? बोला फाइनल सेक्शन में पहला पॉइंट ये है कि डिडक्शन मिलेगा लेकिन कुछ कंडीशंस तुमको क्या करना है। तो बोला पहला कंडीशन, बोला पहला है कि उसका 30 से 36 में जिक्र नहीं होना चाहिए। बोला 30 से 36 में तो हम जिक्र ऑलरेडी क्या है, तो फिर इधर का देख रहा है? 30 से 36 में जिक्र हो गया तो 30 से 36 के हिसाब से मिलेगा।
बोला उसका जिक्र नहीं है, बोला ना उसमें नहीं है जिक्र। फिर बोला दूसरा कंडीशन, बोला क्या वो कैपिटल नेचर का है, बोला ना रेवेन्यू है, बोला ठीक है, इट शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली रेवेन्यू। बोला क्या पर्सनल है, बोला ना वो पर्सनल नहीं है, धंधे का ही है। फिर चौथा क्या बोला, क्या वो तुम प्रीवियस ईयर में इनकर्ड किया 23-24, बोला हाँ, बट अभी जो सवाल पड़ा वो 21-22 पे। फिर क्या वो पूरा का पूरा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए था, लाइक मोटर कार, बोला ना सर उसमें बीबी को मूवी दिखाने भी ले गए थे। तो बोला वो तो पर्सनल है, वो वाला तालाब नहीं होगा, होली एंड एक्सक्लूसिवली नहीं है। एंड लास्ट है, बोला क्या किसी लॉ को तोड़ने के प्रोहिबिटेड के सजा के कारण देना पड़ा, नहीं होना चाहिए वो। बोला 37(1) में उसने क्या किए, कुछ कंडीशन दिए कि कोई लॉ थोड़ा ओड़ा नहीं है, तो लॉ तोड़ने पे तो उसने फिर अलग से भी बोला 37(1) में कि कोई भी इलीगल एक्सपेंसेस का पार्ट अलाउ नहीं करेगा। इवन इफ लास्ट में ये भी बोला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के सोविनर में एडवर्टीजमेंट यदि दे रहे हो तो भी वो अलाउ क्या है, नहीं होगा। ऐसे कहीं पे एडवर्टीजमेंट दोगे तो चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी में दोगे तो नहीं चलेगा। तो 37(1) के हिसाब से उसने कुछ कंडीशंस क्या है दिए। बोला कोई फाइन पेनल्टी नहीं, कौन सा सिर्फ पेनल्टी जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला। क्यों, क्योंकि वो लॉ नहीं बोला, वो तो दो पार्टी डिसाइड किया था कि 15 तारीख तक सामान नहीं दिया तो अगला दिन से 100 रुपया फाइन ले लेंगे। और एक होता है कि कस्टम वाला बोला था ये नियम तोड़ोगे तो 5,000 फाइन। तो किसी लॉ का फाइन अलाउड है, कॉन्ट्रैक्ट का छोड़ के, जो आपस में डिसाइड हुआ। तो अभी जो सवाल पड़ा, पॉइंट नंबर है, क्या प्रीवियस ईयर का खर्चा है, तो बोला फिर अलाउ नहीं होगा। नॉट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अदर एक्सपेंसेस में वो नाम था, ओके। चलिए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन नाम है ना। नेक्स्ट कौन सा है, डेप्रिसिएशन ट्रीटेड सेपरेटली, ओके। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, वो भी डिसअलाउड। अपना कैपिटल का ब्याज, अपना कुछ भी खर्चा क्या है, अलाउड नहीं होगा जो खुद को दिए हो। हो गया। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अदर में पॉइंट नंबर सी क्या बोला, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज कितना रुपया, अभी तक पेमेंट नहीं किए हो तो पढ़े ना कि बैंक का ब्याज पेमेंट करोगे तो ही अलाउड होगा। 43B, 43B में बैंक का ब्याज भी था, समझे। इंटरेस्ट ऑन बैंक कोडी नॉट पेड,
नेक्स्ट हुआ, क्या रो रहे हो? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये भी ऐड होगा। वीआरएस ट्रीटेड सेपरेटली बोले थे, 1/5 बाद में माइनस होगा। यहां तक सब ऐड है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? क्या दे रहा है? तो सबके साथ समझना भी है, ऐसे समझोगे नहीं तुम लोग। इसीलिए चैप्टर आसान है ये। थोड़ी देर पहले जो ईयर वाला बना रहे थे छोटा सा, सब ऐड करके आया कितना? 253 जोड़ दिया। नहीं भी जोड़ते तो चलता है, एक ही बार बाद में प्लस माइनस हो सकता है। ये जरूरी नहीं है अभी इसको क्या करना, ऐड करना। रहने दो, काहे को सर दर्द एक्स्ट्रा मेहनत करना। चलिए, अब किधर चलना है? दूसरा आइटम ना, कौन सा? हेडिंग क्या था? डेबिटेड टू पीएल, नॉट डेबिटेड टू पीएल बट अलाउबल। चलिए, ऊपर से नॉर्मली कौन सा आइटम लेते हैं हम लोग? ट्रीटेड सेपरेटली तो कौन सा लेते हैं? ट्रीटेड सेपरेटली में कितना आइटम है ऊपर? डेप्रिसिएशन और बीआरएस। और एक कौन सा आने वाला था? पॉइंट नंबर ए। समझ गए? तो 3 आइटम। बीआरएस बोले थे 1/5। ये सबसे बड़ा था, इससे बड़ा सवाल नॉर्मली नहीं आता है। अब जो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला होगा। पीजीबीपी में अभी 3 क्लास, नहीं 2 क्लास लेंगे और डबल वाला, डबल वाला। अबे वो 3 ही है, तो लोग 4 बना देता है। 15 नंबर ऐसे ही नहीं जाने देना है। अब बचा उसके बाद आखिरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी। छोटा है, डबल वाला में 4 में हो जाएगा। पूरा सीखने के लिए समय देना पड़ता है भाई, खाली टुकड़ा सीखना नहीं ना है। इतना हो कि सब बन जाए, कभी भी कोई भी कुछ भी। चलिए, सेकंड सेगमेंट हो गया। थर्ड सेगमेंट में कुछ दिख रहा है? राइट साइड में क्रेडिट साइड में कुछ दिख रहा है? सेल्स दिख रहा है खाली। क्लोजिंग तो वैल्यूएशन वाले में जाएगा। चलिए, सेल्स वाला स्पेशल केस है, वो भी पढ़िए और समझिए। पॉइंट नंबर जी। क्योंकि पॉइंट नंबर जी कभी तीसरा में जाता है, कभी चौथा में जाता है। कभी तीसरा में भी जाता है, कभी चौथा में। चलिए, थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट पे फिर ध्यान दो। सेल्स में ड्राइंग के बारे में बोला है। सेल्स इंक्लूड, तो पहले तो वो ड्राइंग का फीलिंग जनरेट करते हैं।
जिंदगी में ड्राइंग को ट्रेडिंग में परचेज से लेस करते हुए पाए हो? तू परचेज से क्या किए हो? लेस ड्राइंग, ये किए हो ना? तो जिंदगी में ड्राइंग को इससे लेस करते हुए पाए हो। तो तुमको लगा सर ये बार तो बोला सेल्स में इंक्लूड है, तो इधर का लेस आइटम तो इधर जा ही सकता है ना प्लस होते हुए। तो इसीलिए पहले तो वो आपत्ति खारिज कर दिया कि इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, हो सकता है परचेज से लेस नहीं होके क्रेडिट साइड में अलग से भी बैठ सकता है और सेल्स में इंक्लूड भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। तो वो इसमें इंक्लूड है, रहने दो। बट अब रहा तीन ठो प्राइस का जिक्र है वहां सब में। कौन कौन सा? कॉस्ट प्राइस, रिकॉर्डेड प्राइस और फेयर मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है कितना? 20,000। रिकॉर्डेड प्राइस है 25,000। फेयर मार्केट प्राइस है 60,000। फेयर मार्केट प्राइस मतलब किसी को बेचते तो 60,000 में बेचते, खरीदे कितने में थे और रिकॉर्ड कितने में किए हैं। तो अब इन तीनों को साइड करते हुए तुमको रिकॉर्ड किस पे करना चाहिए था? ड्राइंग को तुमको किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए था? अबे निकाले तो तीनों ही। वैल्यू पूछ रहा हूं, प्राइस। एक आदमी यदि अकाउंट्स में अपना धंधा है तो रिकॉर्ड यदि करेगा, कुछ घर के लिए कुछ ले गया, चावल दाल बेचने का काम होगा, घर में खाने के लिए चावल दाल तो ले जाएगा ना, तो किस पे रिकॉर्ड करेगा? तो कॉस्ट पे, मार्केट पे से अलग दाम पे। भाई नेचुरल है, कॉस्ट पे करेगा, अपने से कमाएगा वो, अपने से कमाएगा वो। ये तो ऐसा अजीब हाल हो गया, अपने को ज्यादा दाम पे बेच, क्या मतलब है भाई? खुद से तो नहीं कमाएगा ना। ये तो वही हाल हो गया भाई, अपने को ज्यादा दाम पे बेच के भाई 50 लाख कमाया है, क्या मतलब? तो खुद को किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए था? ये प्रिंसिपल रहा, ठीक है। तो खुद को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब बता, एडलेस समझ में आई गया होगा। लिखना कितना चाहिए था? 20। लिखा कितना है? तो 5,000 ज्यादा क्रेडिट किए ना, तो 5,000 को थर्ड सेगमेंट में क्या बोल के दिखाता तू? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड ओवर कॉस्ट। तुम लोग को लगता है याद कर लेगा, हो जाएगा। कनेक्टिंग द डॉट समझ में आता है? वो एक दूसरे से कनेक्ट है। चला इधर आ। तो ध्यान दे कि वो 5,000 लेस हुआ। हाँ, यही चीज यदि वो 20 की जगह खुद को रिकॉर्ड करते वक्त 15 भी कर सकता था ना। अपने ले जाते वक्त क्या करता हूँ? तब क्या करता हूँ? 5,000 क्रेडिट कम दिखाए हो ना, तो चौथा केस हो जाता, नॉट क्रेडिटेड टू पीएल। तो ये जो सारा कंक्लूजन है भाई साहब, कंक्लूजन है क्या?
तीसरे में ड्रॉइंग ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट, तीसरा वाला में लेस, और चौथे में फिर वही क्या है, समझ गए? तो वो जो हैंड्रिटन का कंक्लूजन है इन्हीं बातों से है कि कब तू उसे ऐड कर रहा और कब उसे लेस कर रहा है। चला, अब बचा लास्ट का दो आइटम, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक ओवर एंड, सारा तो हो ही गया। अब स्टॉक वाले के लिए बोले थे कि किसी एक को बेस लेने को, किसको बेस लेने को बोले थे? क्लोजिंग सबसे आसान होता है, ऐड होगा या लेस। चल, क्लोजिंग को क्रेडिट में दिखाया है, पॉइंट नंबर ई, कम दिखाया या ज्यादा? अंडर वैल्यूड, तो कम दिखाया है, क्रेडिट कम किया तो प्रॉफिट को कम कर दिया ना। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग क्या होगा? ऐड। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्या होगा? प्लस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्या होगा? तो ध्यान रखना, एक को समझना है बाकी को उल्टा। ओपनिंग ओवर वैल्यूड है, और चल परसेंटेज का कैलकुलेशन बता, क्लोजिंग का, दोनों तो ऐड होगा ये तो मालूम है। क्लोजिंग कितना से अंडर वैल्यूड है? तो 5 लाख इंटू 25/75, 75, और ओवर वैल्यूड ओपनिंग। चलिए यही समझाना था, बाकी तो तुम समझदार हो। हैं? चौथा का है तो पांचवा है, चौथा तो इसमें भी नहीं आया। तो ठंडा वंडा तो कम हो गया है। दस, 41, 334, वही है ना? वही है। বুঝলে ম্যাডাম? তাহলে পরের অঙ্ক, এখন তো শুধু 5টা কুড়ি হয়েছে, এখন 40 মিনিট বাকি। না না, পারবেন পারবেন, না পারার মতন কিছু নেই। একটুখানি ডিপ ব্রিদিং নাও, ভালো করে বুঝতে পারবে। ক্লান্ত লাগছে?
रोज छुट्टी उट्टी एकदम नहीं, एकदम नहीं। और एक क्लास बाद खत्म हो जाएगा आज थोड़ा सा कर लेने पे। हाँ बाबू। ये वाह। अब जाएगा। जाबे जाबे। हम नंबर 24। वो मेरा बच्चा नहीं था लो, सिंह जी का बच्चा लोग था। मेरा बच्चा लोग का कौन सा दिन है? मंगलवार 26:15 से है। छोटा पोनोरो। चलिए नंबर 4, 24। पढ़ो, इसको करके छोड़ देंगे। डायरेक्ट मेथड नेक्स्ट क्लास की बताएं। बहुत पढ़ दिया तुम लोग इसे भी। इतना जान ले 80 से कम नहीं आएगा। इंटरनल को छोड़ दे तो 70। अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, मतलब रजाई में जाते ही सोने का मन। चलो चलो 24 नंबर पढ़ो, खत्म करो, घर जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। पहले पढ़ो। डॉक्टर।
चल देख भाई, ट्रेडिंग पीएल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ट्रेडिंग पीएल नहीं दिखेगा, मतलब कभी कभी सवाल, जैसे कि ट्रेडिंग पीएल नहीं दिख के ज्ञान क्या दिखा देख। ये जो इतना सारा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सवाल बनाया, मान ले 9 नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा तेरे को? नेट प्रॉफिट, 6,19,000 प्रॉफिट या लॉस, ऊपर का कुछ भी नहीं दिखेगा। और सीधे सीधे सिर्फ क्या दिखेगा? तो बाकी का मान लेना अलाउड होगा या जुड़ेगा ही, तो बाकी का तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? कभी सवाल ऐसा दिखेगा कि ट्रेडिंग पीएल का नामो निशान नहीं है, बोला नेट लॉस दिया। अब ए से जी तक के हिस्से में तुमको वही 4 हिस्सा सोचना है, और स्टॉक का एडजस्टमेंट लेके 5। समझे बात? तो शुरुआत कहां से करोगे? नेट लॉस एज पर पीएल, और बाकी ए से व्हाट, जी तक। बुझलेन? तो स्टार्ट करिए। सवाल का एक अलग अंदाज देख रहे थे। नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट। अब नीचे से खंगालो कौन कौन सा पहला हेडिंग वाला है। पॉइंट नंबर ए पहला ही हेडिंग का है, बट सैलरी में इंप्लॉयर्स का पीएफ भी इंक्लूड है, तो वैसे भी तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन सैलरी में ही जाना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा यही ढूंढना था कि पेमेंट हुआ है या नहीं, कुछ बोला नहीं है, तो पेमेंट हो चुका है। पॉइंट नंबर ए का कुछ नहीं करना है, इरेलेवेंट है। खाली क्या बोला है? इंक्लूड है ना, तो भाई पीएफ तो रहना ही चाहिए ना। बस कुछ नहीं बोला तो क्या करते हैं? साइलेंट है तो पेड मानेंगे ना। अपने मन से कैसे नॉट पेड ले लोगे? बी, प्रोप्राइटर आदित्य। कौन हो गया प्रोप्राइटर? तो आदित्य खुद को रेंट दिया ना, खुद को कुछ भी देगा तो क्या है? रेंट पेड टू प्रोप्राइटर। ओके, रेंट पेड टू। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर सी, ऑडिट फीस के 10,000 में, ऑडिट फीस में 10,000 इनकम टैक्स अपील का फीस है। तो बोले ही थे इनकम टैक्स अपील का जो फीस है, यदि किसी प्रोफेशनल को दिया तो वो तो अलाउड ना। वो तो क्या है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर डी,
इनकम टैक्स तो किसी भी परिस्थिति में अलाउड नहीं होगा। तो ओके, दूसरा आइटम। अब आ जाओ आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर ई बाद में सोचते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर एफ तीसरा चौथा हिसाब है, और पॉइंट नंबर जी तो तीसरा वाला हिस्सा है। तो पहला वाला जो डिसअलाउेबल है वो मैक्सिमम यही होगा। बुझलेन? चलिए नेक्स्ट। अब आ जाओ दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा तो है ही नहीं इसमें, नॉट डेबिटेड वाला सेपरेटली भी नहीं है। पॉइंट नंबर दूसरे के बाद तीसरा में सोच, जी तो जाएगा, पहले एफ सोच क्या है। तीसरा में जाने वाला या चौथा में? और कितना? तीसरा में कॉस 50, रिकॉर्ड कितना किया है? 60, तो 10 तो घटाना ही है, तो तीसरा में जाएगा। और पॉइंट नंबर जी का तीनों भी किस में जाएगा? तीसरा में। ओके, नेक्स्ट। अब बचा सिर्फ कौन सा? पॉइंट नंबर ई। दोनों क्या हुआ है? ओवर या अंडर? ओवर। क्लोजिंग का ओवर क्या होगा? तो ओपनिंग का ओवर क्या होगा? बुझाया? पीजीबीपी आसान लग रहा है? हैंड रिटन दे चुके हैं सारा? नहीं, आज उसे अब रिलीज कर सकते हैं। और और तो तुम लोग पढ़ेगा नहीं। मतलब 1.5-2 घंटा से ज्यादा दिमाग काम नहीं करता तुम लोग का।
मैक्सिमम अटेस्टेड 1.5 घंटा। इसीलिए पहले वही करवाए थे दोनों। तो होमवर्क रहेगा। आज कौन सा दिन? बृहस्पतिवार, फिर छुट्टी गया। हमारा तो टाइम बढ़ ही जाता है। चलो भाई, होमवर्क में रहेगा 20। कौन सा बोला? 20, 19, 18, 18, 19, 20। नंबर 10 कितना कितना दिए? 10, 18, 19, 20, ये चारों छोड़ के बाकी सब। ये चारों छोड़ के बाकी सब।